कक्षा 7 इकाई 3 भूपरिष्करण। भूपरिष्करण में शून्य भूपरिष्करण, उसका लाभ और हानि, भूपरिष्करण का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, पाटा लगाने का क्या लाभ है, मिट्टी चढ़ाना यानी पौधों के ऊपर मिट्टी चढ़ाने से क्या लाभ है, जुताई कितने प्रकार की होती है और भूपरिष्करण के यंत्र कौन कौन हैं, इन सब बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये शून्य भूपरिष्करण क्या है? तो किसी भी फसल की बुआई पूर्व फसल के अवशेषों में ही बिना जुताई किए सीधे रूप से करना शून्य भूपरिष्करण कहलाता है। यहां पर खरपतवारों का नियंत्रण रासायनिक विधियों से करते हैं, वहां पर यह विधि उपयुक्त होती है, अच्छी होती है। यानी फसल कटी, ज्यादातर हमारे यहाँ क्या करते हैं, फसल कटने के बाद जुताई करते हैं, फिर पाटा लगाते हैं, भूमि को भुरभुरी और समतल बनाते हैं, उसके बाद उसमें बीजों की बुआई करते हैं। लेकिन शून्य भूपरिष्करण के अंदर फसल की बुआई बिना खेत की जुताई किए सीधे खेत में कर देते हैं और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग करते हैं। इसका लाभ यह होता है कि खेती की लागत में कमी आती है, यानी खेत की जो जुताई गुड़ाई करते हैं हम, इसमें बचत हो जाती है, जिससे खेती की लागत कम हो जाती है। दूसरा लाभ है मृदा क्षरण कम होता है, क्योंकि मृदा पोली नहीं होती, भुरभुरी नहीं होती, इसलिए जल्दी वो कटती बहती नहीं है। तीसरा, मृदा संरचना यथावत रहती है, प्राकृतिक रूप में जैसे थी वैसी बनी रहती है, मृदा संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और चौथा लाभ है श्रम और धन की बचत होती है। जुताई उताई नहीं करेंगे तो उसमें जो धन लगता है उसकी बचत हो जाती है। और इसकी हानि क्या होती है? तो जहां लाभ है इतना शून्य भूपरिष्करण का, वहीं इसकी हानियां भी हैं। तो पहली हानि यह है कि भूमृदा में एक सख्त यानी कठोर सतह बन जाती है। दूसरा, पूर्व फसल के अवशेषों पर जो लगे हुए कीट और रोग होते हैं वो आने वाली फसल को भी प्रभावित करते हैं, इनका प्रकोप आने वाली फसल पर भी पड़ता है। तीसरा, शून्य भूपरिष्करण में शाकनाशी रसायनों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। तो ये शून्य भूपरिष्करण की लाभ और हानियां हैं। ये जो भूपरिष्करण है इसका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, भूपरिष्करण क्यों आवश्यक है, क्यों हम भूपरिष्करण कराते हैं, भूपरिष्करण कराने का औचित्य क्या है? तो हम जानते हैं कि खेत को कृषि यंत्रों द्वारा जुताई, गुड़ाई और निराई इत्यादि जो क्रियाएं करते हैं, यानी खेत में बीज बोने के लिए खेत की तैयारी से लेकर और फसल की कटाई तक खेत के अंदर जो भी क्रिया करते हैं हम, जुताई, गुड़ाई, निराई, इसको हम भूपरिष्करण कहते हैं। मृदा भूपरिष्करण का मृदा के ऊपर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। इनमें से एक एक प्रभावों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला तो ये होता है
पहला जो इसका प्रभाव पड़ता है भूपरिष्करण का वो ये है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मुलायम और पोली हो जाती है। कठोर मिट्टी जो मृदा की ऊपरी सतह जो कठोर होती है, जुताई करने से वह भुरभुरी, मुलायम और पोली हो जाती है। पहला प्रभाव तो ये पड़ता है। दूसरा प्रभाव, भूमि में पाए जाने वाले जो हानिकारक कीड़े मकोड़े, उनके अंडे और बच्चे भूपरिष्करण की क्रियाओं के कारण ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्मकालीन जुताई जब हम करते हैं तो ग्रीष्मकालीन जुताई में मृदा खुल जाती है और प्रचंड धूप के कारण जो उसमें उपस्थित कीट पतंगे रहते हैं, उनके अंडे बच्चे रहते हैं, वो मर जाते हैं। साथ ही साथ मृदा खुलने के कारण पक्षियों द्वारा इनको और इनके अंडे बच्चों को खा लिया जाता है, इससे ये नष्ट हो जाते हैं। तीसरा प्रभाव यह है भूपरिष्करण का, भूमि की भौतिक और रासायनिक दशाओं में सुधार होता है। यानी कि भूमि में वायु और जल का आवागमन ठीक हो जाता है, भूमि का कणाकाट ठीक होता है। चौथा लाभ है जल द्वारा भूमि का कटाव कम होता है या यह रुक जाता है। जैसे हम जुताई करते हैं तो एक खेत कई मेढ़ों में बढ़ जाता है, और जब वर्षा होती है तो इन मेढ़ों के बीच जो नाली बनी रहती है उससे दोनों तरफ की मेढ़ों से जल रुक जाता है और रुक करके मृदा के आंतरिक सतहों में पहुंचता है, जिससे मृदा कटाव नहीं हो पाता है। भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जुताई गुड़ाई करने से मृदा संरचना में सुधार होता है और मृदा के अंदर रंध्रावकाश की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भूमि में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। भूमि में जल और वायु का संचार ठीक प्रकार से होता है, क्योंकि मृदा पोली हो जाती है, मुलायम हो जाती है, रंध्रावकाश बढ़ जाता है उसके अंदर। इससे भूमि में जल और वायु का आवागमन ठीक प्रकार से होता है। भूमि में कार्बनिक खाद मिलाए जाते हैं तथा उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। ये कार्बनिक पदार्थ मृदा की भौतिक और रासायनिक संरचना में सुधार करते हैं। मृदा में उपस्थित जो कृषक या कृषि के लिए सहायक या मित्र जीवाणु हैं या जीव हैं, उनके जीवन के लिए भी आवश्यक है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। भूपरिष्करण की क्रिया द्वारा भूमि की जो उर्वरता होती है, उर्वरा शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि होती है। साथ ही साथ भूमि में उपस्थित लाभदायक जीवों एवं जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है और इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे भूमि में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ये भूपरिष्करण का मिट्टी पर प्रभाव होता है। पाटा लगाने से लाभ क्या है? हम जानते हैं खेत की जुताई करने के बाद पाटा लगाते हैं ताकि भूमि समतल हो जाए और भूमि में उपस्थित जो ढेले हैं ये टूट करके भूमि भुरभुरी और मुलायम हो जाए। तो पाटा हम जानते हैं कैसा होता है, ये पटरी की तरह होता है और सामान्य रूप से हम देखते हैं कि यह पाटा 2 मीटर लंबा और 30 से 50 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसकी मोटाई 3 से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक हो सकती है, या कभी कभी यह
लोहे का लंबा बेलनाकार डंडा भी होता है, जिसका प्रयोग हम जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए और ढेलों को तोड़ने के लिए करते हैं। पाटा लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं? पहला लाभ यह है कि जो जुताई करने से खेत में बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, ये ढेले टूट करके महीन कण के रूप में बदल जाते हैं। दूसरा लाभ, खेत समतल हो जाता है, जिसमें बुआई करने में आसानी रहती है। तीसरा लाभ है, मृदा की ऊपरी सतह पर एक पपड़ी या परत कह सकते हैं, वह बन जाती है, जिससे मृदा के अंदर नमी सुरक्षित रहती है। कृषि कार्यों जैसे मेड़ बनाना, सिंचाई इत्यादि में इससे सुविधा रहती है। पांचवा लाभ है, पाटा लगाने से जो खरपतवार होते हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, जिनको हम खेत से बाहर निकाल करके नष्ट कर देते हैं। छठवां लाभ है, बीजों का अंकुरण इसमें अच्छा होता है। भूपरिष्करण जुताई करने के बाद जब हम पाटा लगाते हैं तो इसमें नमी सुरक्षित रहती है नीचे, जिसके कारण इसमें ऐसी भूमि में बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से होता है। साथ ही साथ जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी जो होता है वो खेत में सब जगह बराबर मात्रा में लगता है और बराबर मात्रा में पूरे खेत में पानी अवशोषित होता है। साथ ही साथ अगर पानी ज़्यादा हो गया तो इसको हम आसानी से खेत से बाहर भी निकाल देते हैं, क्योंकि पाटा लगाने से खेत क्या हो जाता है? समतल हो जाता है। समतल हो जाने के कारण हर जगह पानी समान रूप से रहता है, जिससे खेत में समान रूप से पानी हर जगह अवशोषित होता है। पानी अधिक हो जाए अधिक बरसात के कारण तो उसको आसानी से खेत से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा है मिट्टी चौथा है मिट्टी चढ़ाने के लाभ। हम कई फसलें ऐसी बोते हैं जिसमें मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है, जैसे आलू, शकरकंद, अरवी, बंडा। ये सब फसलें ऐसी हैं, गन्ना, ये सब फसलें ऐसी हैं जिसमें जड़ के ऊपर मिट्टी चढ़ाया जाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं जहाँ खेती होती है तो इस प्रक्रिया को अवसर मिले तो देखना चाहिए। लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है कि आखिर किसान कुछ ही फसलों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाता है, ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब, यानी इसका कुछ लाभ होगा, तो इस लाभ की जानकारी हम इसमें करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ ही फसलों पर मिट्टी क्यों चढ़ाई जाती है। तो मान लीजिए कंद वाली फसल है, जैसे आलू है, बंडा है, शकरकंद है, इनके जड़ों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने से इनकी जड़ों का जो विकास होता है ये विकास बढ़िया होता है, ठीक प्रकार से होता है और इसमें कंद अच्छे लगते हैं। दूसरा, कंद बड़े और अधिक संख्या में बनते हैं, जिससे पैदावार बढ़ जाती है। जब कंदों की संख्या बढ़ेगी, उनका आकार बढ़ेगा, तो सीधी सीधी बात है कि पैदावार भी अधिक होगी।
तीसरा लाभ यह है कि यदि कंद वाली मिट्टी पर फसल पर मिट्टी न चढ़ाई जाए तो कंद हरे हो जाते हैं। कंदों के ऊपर जैसे कुछ हरे हरे आलू आपने तो अवश्य देखा होगा, कुछ आलू ऊपर से हरे दिखते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण चूंकि मिट्टी इसके ऊपर नहीं रहती, इसलिए वह भाग हरा हो जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता, कसैला होता है, लोग उसको खाते नहीं, खाया जा भी नहीं सकता। तो कंद वाली फसलों पर अगर मिट्टी न चढ़ाई जाए तो कंद हरे हो जाते हैं, जो खाने के योग्य नहीं होते, इसको खाया नहीं जा सकता है, इसलिए इस पे मिट्टी चढ़ाते हैं। चौथा, सिंचाई करने में सुविधा रहती है। मिट्टी चढ़ा देने से जल सीधे पौधों की जड़ों के पास नहीं पहुंच पाता है, साथ ही साथ मिट्टी बैठती नहीं है, जिससे पौधों एवं जड़ों दोनों का ही विकास ठीक प्रकार से होता रहता है। पांचवा लाभ यह है कि सिंचाई में जल कम मात्रा में प्रयुक्त होता है, लगता है, इससे आर्थिक हानि नहीं होती है, पैसा कम लगता है। चूंकि जल कम लगेगा तो पैसा भी कम देना पड़ेगा। छठवां लाभ है गन्ना एवं इस प्रकार की जो अन्य फसलें हैं उसमें मिट्टी चढ़ाने से वे अधिक वर्षा और तेज हवाओं के प्रभाव से गिरने से बच जाते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा होता है और उनके गुणों में गिरावट नहीं आती, उनके गुण भी अच्छे होते हैं। यह है मिट्टी चढ़ाने के लाभ। जुताई के प्रकार, जुताई कितने प्रकार की होती है? तो परिस्थितियों के अनुसार जुताई का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है बाहर से अंदर की ओर जुताई। इस प्रकार की जो जुताई है वो भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। इसमें जुताई खेत के एक कोने से प्रारंभ करके धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाते हैं और अंत में खेत के मध्य में इसको समाप्त करते हैं। दूसरा है अंदर से बाहर की ओर जुताई। लगातार बाहर से अंदर की ओर जुताई करने से खेत के बीच में नीचा हो जाता है, खेत बीच में। अतः कभी कभी खेत की जुताई अंदर से बाहर की ओर करनी चाहिए। इसमें जुताई खेत के बीच से प्रारंभ करके धीरे धीरे बाहर की ओर ला करके इसको बाहर समाप्त करते हैं। तीसरा है पट्टी बांधकर जुताई या पट्टियों में जुताई। जुताई की इस विधि में भूमि को अलग अलग पट्टियों में या आइसोलेटेड बैंड में इसको जोता जाता है। इस प्रकार की जुताई ज्यादातर पहाड़ों पर की जाती है। यह है दूसरा जो वर्गीकरण है वो गहराई के अनुसार जुताई। तो इसमें 2 प्रकार की जुताई होती है, उथली जुताई और गहरी जुताई। उथली जुताई में भूमि को 10 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करते हैं। इसको हम उथली जुताई कहते हैं। प्रायः जो जुताई है उसको उथली ही की जाती है खेती करने के लिए। दूसरी है गहरी जुताई।
भूमि में 20 सेंटीमीटर से अधिक गहरी जुताई या गहरी जुताई करने को गहरी जुताई कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा में नमी को सुरक्षित रखना और भूमि के निचली सतह में उपस्थित अगर कोई कठोर परत है तो उसको तोड़ना होता है। ये जुताई के प्रकार हैं। इस प्रकार से जुताई परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार और गहराई के अनुसार 2 प्रकार से जुताई करते हैं। पारिस्थितिक जुताई में बाहर से अंदर की ओर जुताई, दूसरा अंदर से बाहर की ओर जुताई और तीसरा पट्टियों की जुताई, और गहराई के अनुसार उथली जुताई और गहरी जुताई। ये जुताई की विधियां हैं। इसके पास भू परिष्करण के यंत्र हैं। इन यंत्रों के बारे में हम कल पढ़ेंगे।